हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये अगस्त 2026 का एडिशन है, करंट अफेयर्स का एडिशन है। और यहाँ पे आपको ये सभी टॉपिक मिलेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम से लेकर खेलकूद तक, और सभी काफ़ी डिटेल में मिलेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर नहीं है बल्कि ये डिटेल वीडियो है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिए, पहला तो लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब श्री नरेंद्र मोदी के नाम। देखा जाए तो 10 जून 2026 को भारत के सर्वाधिक समय तक लगातार निर्वाचित जो प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हो गया। इन्होंने मतलब 10 जून को इनका 4399वां दिन था। ठीक है, 4399 दिन था और रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वो उन्होंने 43,0398 दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1952 से 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को ही आधार माना गया, क्योंकि 1947 से लेकर 1952 के बीच वो अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। ठीक है, इसलिए जो कार्यकाल जोड़ा गया है वो 1992 से 1952 से जोड़ा गया है, और 1952 से वो 4,398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे लगातार। ठीक है, और अभी नरेंद्र मोदी 10 जून को उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 4,399 दिन लगातार रहकर। ठीक है, और ये निर्वाचित में है। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक 4,398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। और नरेंद्र मोदी जो है वो 26 मई 2014 को पहली बार पद की शपथ ली थी, और 2019 और 2024 में भी प्रचंड बहुमत में वो सत्ता में आए थे। ठीक है, और इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय तक वो लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी 14 वर्ष से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रही थी, लेकिन उनका कार्यकाल जो था वो लगातार नहीं था। ठीक है, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक का जो लगातार सत्ता संभालने का वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए, जून 2026 में कर्नाटक के में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, और मई 2023 से जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उनके स्थान पर डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, सिद्धारमैया के स्थान पर डीके शिव कुमार को बनाया गया है। ठीक है, देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार मई 2023 से सिद्धारमैया सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। अब वो मुख्यमंत्री बन गए। सिद्धारमैया को अब राज्यसभा की सदस्यता का प्रस्ताव पार्टी हाईकमान ने दिया है। सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सिद्धारमैया ने उसे अस्वीकार किया, और वो अपने राज्य की राजनीति में ही बने रहने की बात कही है। सिद्धारमैया के पुत्र को उनकी कैबिनेट में स्थान दिया गया है। ठीक है, देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो यह अनौपचारिक रूप से तय किया गया था कि दोनों को ढाई ढाई वर्ष यानी आधे आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इसका कोई लिखित या औपचारिक फैसला ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए, 28 मई को प्रदेश में पार्टी में इस आंतरिक दबाव के चलते सिद्धारमैया ने अपनी पार्टी हाईकमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। 3 जून को शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल थावर सिंह गहलोत ने उनको ग्रहण कराई है। 28 मई को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हुआ, और 3 जून को शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, और वो कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री बने हैं। शिव कुमार डी की शिव कुमार जो है वो 34वें मुख्यमंत्री बने हैं कर्नाटक के। सिद्धारमैया सरकार में गृह मंत्री रहे जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय एक ही दिन नौसेना में शामिल हुए। तो देखा जाए तो 21 जून को स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोत उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक, और पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत मतलब कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर आईएनएस अग्रय को एक साथ ही नौसेना में कमीशन किया गया। जिसको निर्माणकर्ता कौन है, तो ये कोलकाता में गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है, और इसका डिजाइन जो है वो भारतीय नौसेना के युद्ध पर डिजाइन ब्यूरो द्वारा
डिजाइन किया गया है। ठीक है, इन युद्धपोत को कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही नौसेना में कमीशन किया इन्हें। और इन युद्धपोत में जो निर्माण में लगभग 75% से अधिक जो है वो स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। देखा जाए तो आईएनएस दूनागिरी के बारे में देखिए। आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है आईएनएस दूनागिरी। ये एक उन्नत कोटि की तकनीक और प्रौद्योगिकी के कारण दुश्मन के रडार से नजर से बचने में सक्षम है। ठीक है, और इसमें जो आधुनिक रडार के साथ ही इसमें मिसाइल प्रणाली, हेलीकॉप्टर संचालन सुविधा और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता है। देखा जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि दूर तक दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। आईएनएस दूनागिरी जो है वो आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और सेंसर भी लगाए गए हैं इसमें। अब आते हैं आईएनएस संशोधक में। संशोधक में देखा जाए तो ये जो आईएनएस संशोधक है वो आधुनिक और देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, जिससे कि तटीय क्षेत्र और गहरी समुद्री इलाकों को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में और सटीक नेविगेशनल डेटा जुटाने के लिए बनाया गया है। उन्नत उपकरणों से लैस यह पोत जो है वो नागरिक समुद्री गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो है समुद्र की गहराइयों में छुपी जानकारी को उजागर करने में सक्षम है। इसमें है आईएनएस अग्रय। तीसरा है आईएनएस अग्रय। देखा जाए तो आईएनएस अग्रय जो है वो एक शक्तिशाली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है और ये समुद्री भूगोल, जल गर्भीय अध्ययन और अभियानों के लिए जरूरी सूचनाएं जुटाने में अहम भूमिका निभाएगा। अर्नाला श्रेणी का यह युद्धपोत हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है, जिससे समुद्र के भीतर आने वाले किसी भी खतरे का जवाब दिया जा सकेगा। समुद्र के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में भी ये सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी द्वारा सेना के लिए बहुत उपयोगी ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का परीक्षण। तो देखिए 1 जून 2026 को एक पहल के तहत भारत की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरेट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वाहन माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से इसका प्रदर्शन किया गया। लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडराने और सही समय पर हमला करने में सक्षम है ये ड्रोन, जो कि खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही और सटीक प्रहार मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन जैसे मिशनों के लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए जो लखनऊ स्थित स्वदेशी स्टार्टअप है होविरेट द्वारा दिव्यास्त्र MK1 लाइटनिंग म्यूनिशन श्रेणी का ये ड्रोन है। ठीक है, जिससे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये जो मानव रहित हवाई वाहन है, मतलब इसमें इंसान नहीं बैठते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये 15 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। ये 15 किलोग्राम पेलोड के साथ ये लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराता है और लक्ष्य की पहचान होने पर खुद को उससे टकराकर उसे नष्ट कर सकता है। ठीक है, और इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो वर्टिकल टेक ऑफ कैपेसिटी है, मतलब वो एक जगह से ही ऊपर की ओर टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रोन है उसको दूर से कहीं रनवे की तरह नहीं आना है, बल्कि वो जहां खड़े हैं वहीं से वो टेक ऑफ कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी इलाके और घने जंगल जैसे जो कठिन भूभाग है उसमें वो सेना के द्वारा प्रभावी उपयोग इसका किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है संदिग्ध अपराधियों की पहचान के लिए अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया अभिज्ञान ऐप। ठीक है, ये अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है अभिज्ञान ऐप। ये संदिग्ध अपराधी की पहचान करता है। तो देखिए 19 जून को राष्ट्रीय अपराध इकाई ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा जो विकसित अभिज्ञान ऐप है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुलिस व जांच एजेंसियों के लिए अभिज्ञान नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट यानी अंगूठे का निशान लेकर उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड कुछ सेकंड में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसे जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। अभिज्ञान ऐप जो है वो स्मार्टफोन और पोर्टेबल फिंगरप्रिंटिंग
स्कैनर के जरिए काम करेगा, ठीक है। पुलिस गश्ती, नाकेबंदी, जांच के दौरान किसी व्यक्ति का अंगूठा स्कैन करेगी और ऐप सीधे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी NAFIS के केंद्रीय डेटाबेस से उसका मिलान कर लेगा और महज 35 सेकंड में ये पता चल जाएगा कि ये संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड है भी या नहीं। ठीक है, इसमें लगभग 1.3 करोड़ से अधिक संदिग्धों, दोषियों और कैदियों के फिंगरप्रिंट सुरक्षित हैं। इसके अलावा 9.91 लाख नशीले पदार्थों के तस्करों और 3.65 लाख मानव तस्करी से जुड़े मामलों के रिकॉर्ड भी इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो देखिए 24 जून 2026 को केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष समकक्ष दर्जा दिया, मतलब उसके बराबर का दर्जा दिया है और इस आशय की अधिसूचना केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। देखिए इस अधिसूचना के द्वारा ये भी कहा गया है कि उन्हें ये जो दर्जा है वो व्यक्तिगत आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत आधार पर ही दिया गया है और तथा यह केवल राजकीय या औपचारिक समारोह ही प्रभावी होगा। ये किसी संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार में परिवर्तन नहीं है और ना ही इससे पद की स्थायी स्थिति प्रभावित होगी। अधिसूचना के अनुसार भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्रदान किए जाने का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के प्रेसिडेंस में अस्थायी संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जोजिला सुरंग के दोनों सिरे खुले, कश्मीर घाटी में ऐतिहासिक उपलब्धि। तो 9 जून को कश्मीर घाटी को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए हिमालय की पहाड़ी चट्टानों के बीच गुजरती हुई देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग सड़क परियोजना से ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की जब इसकी खुदाई का लद्दाख की ओर का हिस्सा सफल विस्फोट के जरिए खुल गया। ठीक है, मतलब इसका लद्दाख की ओर का जो हिस्सा था वो बंद था और उस विस्फोट के द्वारा उसका खुल गया है। जो जिला सुरंग का दोनों सिरा खिल गया है, अब खुल गया है, मतलब इस तरफ से उस तरफ दोनों तरफ ओपन है। ठीक है, और देखिए इस समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर खुदाई कर बनाई जा रही 13.153 किलोमीटर लंबी चुनौतीपूर्ण सुरंग दोनों ओर से खुल गई है। लद्दाख के मीनामर्ग की ओर ईस्ट पोर्टल के निकट रिमोट बटन से सुरंग में यह विस्फोट किया जिससे कि सुरंग का यह छोर खुल गया और सुरंग के दोनों सिरों का संपर्क स्थापित हो गया। यह परियोजना पूर्ण होने की दिशा में एक निर्णायक स्टेज में पहुंच गई है। इसे फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और पूरे एशिया की जो सबसे लंबी सिंगल ट्यूब वाई डायरेक्शनल टनल होगी। सोनमार्ग में बालटाल को लद्दाख के द्रास और मीनामर्ग को जोड़ने वाली थी सुरंग के जरिए जोजिला दर्रे की यात्रा 3.5 घंटे से घटकर लगभग 15 मिनट के ही रह जाएगी। मतलब जहाँ 3.5 घंटे लगते थे जाने में और ये बन जाने से इसको जब टनल बन जाएगा तो 15 मिनट में ही पार हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये हर मौसम में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इस परियोजना का निर्माण मेधा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल के पीजी डिप्लोमा कोर्स देश भर में बंद होंगे और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का यह फैसला है। ठीक है, पीजी डिप्लोमा कोर्स जो होता था मेडिकल का वो बंद होगा। देखिए देश में मेडिकल शिक्षा में स्नातक की उपाधि यानी एमबीबीएस प्राप्त करने के बाद विशेष विशेषज्ञता के इच्छुक चिकित्सक स्नातकोत्तर उपाधि एमडी अथवा एमएस के लिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, और एमबीबीएस की तुलना में एमडी एमएस की सीटें कम होने के कारण सभी इच्छुक चिकित्सक एमडी अथवा एमएस नहीं कर पाते हैं। ऐसे चिकित्सकों के लिए विकल्प जो है वो स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने का रहता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने का रहता है और देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को
अधिक मानकीकृत गुणवत्तापूर्ण वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा कोर्स अगले सत्र से बंद करने का निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा, यानी एनएमसी के द्वारा। आयोग के निर्णय के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 2026-27 ही अंतिम सत्र होगा, ठीक है। और 2027-28 में डिप्लोमा कोर्स में कोई प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। बोर्ड का मानना है कि संस्था में एमडी एमएस डिग्री के लिए आधारभूत ढांचा और क्लिनिकल सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अतः यह संस्था पीजी डिप्लोमा कोर्स के स्थान पर एमएस या एमडी डिग्री कोर्स चला सकते हैं, किंतु सीटों के लिए रूपांतरण के लिए नियमानुसार अनुमति इन्हें लेनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने से अब यह योजना संपूर्ण भारत में लागू, ठीक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबी पीएमजेएवाई लागू की गई है। देखा जाए तो 8 जून को इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया। 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए 36वां है। इसके साथ ही विश्व की ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में लागू हो गई है, ठीक है। ये योजना के पात्र लाभार्थी को पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है और 36,000 से अधिक निजी को सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 52 संस्थान और ये क्यूएस रैंकिंग 2027 है। देखा जाए तो 19 जून को विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है उसके निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस जिसे कहते हैं क्वाक्वेरेली साइमंड्स एजेंसी के द्वारा प्रति वर्ष किया जा रहा है। एजेंसी ने वर्ष 2027 के लिए अपनी 22वीं रैंकिंग जारी की है और वर्ष 2027 की क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व के 1504 विश्वविद्यालयों में भारत के 52 विश्वविद्यालय या संस्थान की रैंकिंग प्रदान की गई है, जो कि भारत को इस वर्ष 5वां स्थान प्रदान करता है। मतलब जो 1504 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया उसमें 52 विश्वविद्यालय या संस्था जो थे वो भारत के थे और इस हिसाब से 52 विश्वविद्यालय और संस्था के साथ ये 5वें स्थान पर आ गया है सर्वाधिक में, ठीक है। देखिए अमेरिका के सर्वाधिक 184 हैं, यूनाइटेड किंगडम के 93, चीन के 85 और जर्मनी के 60 विश्वविद्यालय या संस्थाएं इस रैंकिंग में है और इसके बाद आता है भारत 52 विश्वविद्यालयों या संस्थानों की रैंकिंग के साथ। यूएस रैंकिंग 2027 में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं, ठीक है। देखा जाए तो क्यूएस की ये जो रैंकिंग है 9 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर है, जिसमें आपको पहला है एकेडमिक रेपुटेशन जो कि भाड़ांश 30% रखता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन भाड़ांश 15% है, साइटेशंस पर फैकल्टी 20%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 10%, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5%, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5%, इंटरनेशनल रिसर्च 5%, एम्प्लॉयमेंट आउटकम 5% और सस्टेनेबिलिटी 5% है, ठीक है। ये 9 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर क्यूएस लंदन में ये रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं देखिए रैंकिंग में ये भारत के विश्वविद्यालय या संस्थान है उनका रैंक दिया गया है, ठीक है, जिसमें आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है ओवरऑल में, लेकिन भारत का जितना 52 संस्थान है उसमें पहले स्थान पे है आईआईटी दिल्ली, लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो 118वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल इसको 123वां स्थान मिला था, इस बार 118वां स्थान मिला है। आईआईटी बॉम्बे को देखा जाए तो इस बार 134वां स्थान मिला है, जो कि पिछले बार 129 था। फिर आपको आईआईटी मद्रास को देखिए 170वां स्थान मिला, ये पिछले बार 180 था। आईआईटी खड़गपुर देखिए 205वां स्थान मिला, जो कि 215 पे था।
इस तरह से लिस्ट बना है, ठीक है? ये पूरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। देखिए बीट्स पेलानी के बारे में देखिए, जो कि 575वां स्थान पर है इस बार, जो कि पिछले बार 668 पे था, ठीक है? और ये देखिए यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, मतलब टॉप 10 का रैंकिंग है। पहले स्थान पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी कैम्ब्रिज का है, अमेरिका का। ये पहले स्थान पे है, पिछले बार भी पहले स्थान पे था। फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन का है, यूके का, ये दूसरे स्थान पे है, पहले भी ये दूसरे स्थान पे था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड अमेरिका में है, जो कि पहले दूसरे स्थान पे है, पिछली बार ये तीसरे स्थान पे था, दूसरे स्थान पे इस बार 2 है, ठीक है? उसी तरह देखा जाए तो छठे स्थान पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, छठा स्थान पे पहले था, अभी भी है, लेकिन सातवां स्थान देखिए, सातवां स्थान चेंज हुआ है, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पासाडेना को दिया गया है। सातवां स्थान वो पिछली बार 10वें स्थान पे था, और पिछली बार जो 7वें स्थान पे था वो था ईटीएच ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, लेकिन इस बार ये 8वें स्थान पर है, ठीक है? ये टॉप 10 का लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अदम्य श्रेणी का तीव्र गति पोत आईसीजीएस अक्षय तटरक्षक बल में शामिल। तो देखिए 27 जून को समुद्री सुरक्षा, खोज बचाव अभियान तथा तटीय निगरानी को मजबूत करने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित जो त्वरित गश्ती पोत है, वो पोत आईसीजीएस अक्षय भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है, ठीक है? देखिए 28 मार्च को भारतीय तटरक्षक बल के लिए अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र 8 तीव्र गति वाले पोतों के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध किया था, ठीक है? और आईसीजीएस अक्षय इस श्रेणी का चौथा पोत है, चौथा है। पहला था आपको आईसीजीएस अदम्य, ठीक है? आईसीजीएस अदम्य देखा जाए ये 19 सितंबर 2025 को कमीशन किया गया। फिर आईसीजीएस अक्षर, ठीक है? ये अक्षर जो है वो आपको 4 अक्टूबर 2025 को किया गया। आईसीजीएस अमूल्य 19 दिसंबर 2025 को। आईसीजीएस अक्षय, ये अक्षय जो है अभी किया गया 27 जून को 2026 में, ये चौथा स्थान पे था, लेकिन पांचवा को पहले कमीशन कर लिया गया। आईसीजीएस अचल को पहले ही कमीशन कर किया जा चुका है 9 मई 2026 को। और इस श्रेणी में 3 पोत अभी बाकी है, अटल, अजित और अपराजिता, अभी तटरक्षक बल को सौंपे जाने हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कूसा। प्रोजेक्ट कूसा भारत का स्वदेशी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। नए अत्याधुनिक विस्तृत रेंज वायु रक्षा प्रणाली यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोजेक्ट कूसा नाम दिया गया है। इस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तहत 3 तरह की इंटरसेप्ट मिसाइल विकसित किया जा रहा है, जिसमें पहला है आपको इंटरसेप्टर की रेंज 150 किलोमीटर की, ठीक है? दूसरा है एम इंटरसेप्टर की रेंज है इसका लगभग 250 किलोमीटर। फिर तीसरा है कि आपको इंटरसेप्टर की रेंज 350 से 400 मीटर की होगी, ठीक है? देखिए ये जो है रूस के S-400 के तर्ज पे बनाया गया है, जो कि 150 से 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइलों का तबाह कर सकता है। प्रोजेक्ट कूसा को भारत के अपना स्वदेशी S-400 सिस्टम कहा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत के व्यापक रक्षा प्लान मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य है 2035 तक भारत के ऊपर मल्टी लेयर एयर मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना है। चरणबद्ध परीक्षणों के पश्चात ये प्रणाली जो है 2028-30 के दौरान सेना को सौंपे जाने की संभावना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आकाश से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 के सफल परीक्षण। तो 2 जून को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया। आकाश से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक दागा गया था। मिसाइल का जो रेंज है वो लगभग 350 किलोमीटर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं राज्य समाचार में। राज्य समाचार में देखा जाए पहला
तो 51 कलाकारों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान। तो देखा जाए तो 5 जून 2026 को लखनऊ में एक समारोह में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नृत्य, नाट्य और लोक कला के क्षेत्र में 51 विभिन्न कलाकारों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कारों से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया है। ठीक है, और वर्ष 2021-24 तक के पुरस्कार इनमें शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बलिया जिले का सुरहा ताल उत्तर प्रदेश का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल। तो देखिए 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, जिसको हम लोग सुरहा ताल कहते हैं, वो रामसर स्थल का दर्जा उसे प्रदान किया गया है। ठीक है, और बलिया स्थित जो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान है जो रामसर स्थल में शामिल हुआ, और ये देश का 100वां रामसर स्थल है। उल्लेखनीय है कि भारत में 100 रामसर स्थलों में सर्वाधिक जो 20 स्थल हैं वो तमिलनाडु में हैं, और 13 ऐसे स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, यानी 20 रामसर स्थल हैं तमिलनाडु के, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है जहां पर 13 है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी। तो देखिए 14 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की है। मध्य प्रदेश की 125 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं को बैंक खातों में सीधे 1835 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। कितने? 1835 करोड़। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के पात्र महिलाओं को 1500 रुपए ट्रांसफर किए हैं। महिलाओं के स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए 2023 में शुरू किया गया था ये योजना, और लगभग 21 से 60 वर्ष की आयु के राज्य के स्थायी निवासी महिलाओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख हो, ठीक है, और परिवार का कोई भी सदस्य जो है करदाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, ठीक है, उन्हें 1500 रुपए की राशि प्रति माह हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट है नवंबर 2026 में उत्तराखंड में हिमालयन कार रैली प्रस्तावित। तो देखिए नवंबर 2026 में उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जाएगा। लगभग 3 दशक के अंतराल के पश्चात ये रैली आयोजित होगी, और रैली में 120 से अधिक एंट्री शामिल करने का राज्य पर्यटन विभाग का लक्ष्य है। इनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया क्रॉस कंट्री रेस, 20 क्लासिक कार रैली और 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप शामिल होंगे। देखिए इस कार रैली में दुर्गम बर्फीले दर्रे, घने जंगल, नदियों को पार करने का जो चुनौती है, उसके साथ एक रोमांच भी होगा। नेक्स्ट है हनुमान सिंह राठौर राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के नए अध्यक्ष। तो जून 2026 में राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवानिवृत्त आचार्य हनुमान सिंह राठौर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सक्रिय रहे थे हनुमान सिंह राठौर के पद पर अब 3 वर्ष की नियुक्ति की गई है इनकी। 3 वर्ष के लिए इनका नियुक्ति हुआ है हनुमान सिंह राठौर का। रीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में जो पूर्व चेयरमैन है डीपी जौहरी, उनको जनवरी 2022 में निलंबन के पश्चात यह पद रिक्त था। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक सहायता राशि मिलना प्रारंभ। तो 1 जुलाई 2026 से पंजाब में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई पंजाब मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हजार हजार रुपए प्रति माह की सहायता राशि, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की राशि उनके आधार संबद्ध बैंक खातों में प्राप्त होना शुरू हो गया। योजना की घोषणा 8 मार्च 2026 को राज्य के 2026-27 के बजट में की गई, और इस बजट में 9,700 करोड़ का प्रावधान योजना के लिए किया गया है। राज्य की 97% महिलाओं को इससे लाभान्वित होने की संभावना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के पंजाब की सभी महिलाएं जिनके पास राज्य की निवासी होने का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और महिलाओं को किसी सामाजिक सुरक्षा या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि का लाभ मिल भी रहा है तो भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित श्रेणी में महिलाओं को योजना का पात्र नहीं है। कैसे?
तो अगर वो किसी राज्य सरकार या फिर किस केंद्र सरकार की सेवानिवृत्त कर्मी है, ठीक है, या फिर राज्य केंद्र सरकार के किसी भी अंडरटेकिंग या ट्रिब्यूनल आदि के पेंशन पा रही महिलाएं हैं, जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में आयकर दिया हो यानी इनकम टैक्स दिया हो, फिर कोई वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त मंत्री, संसद सदस्य, विधायक या उनकी पत्नी हो, उन्हें ये योजना से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली की हिंदी एकेडमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम परिवर्तन। अटल बिहारी वाजपेयी, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय आदि के नाम पर किया गया है पुरस्कारों का नाम। तो देखिए जून 2026 में हिंदी साहित्य सेवा के लिए दिल्ली की हिंदी एकेडमी द्वारा दिए जाने वाले जो विभिन्न पुरस्कार हैं उनके नाम में परिवर्तन किया गया है, दिल्ली की भाजपा सरकार ने किया है। दिल्ली में 1986 में शुरू किया गया था एक प्रतिष्ठित सलाहकार सम्मान, उसका नाम अब कर दिया गया है जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो पुरस्कार राशि थी वो 5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 लाख कर दी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आप सरकार के द्वारा एक महिला साहित्यकारों के लिए शुरू किया गया था संतोष फूली सम्मान। ठीक है, महिला साहित्यकारों के लिए शुरू किया गया था संतोष फूली सम्मान, अब उसका नाम बदल दिया गया और किया गया है अहिल्याबाई होलकर सम्मान। ठीक है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। राष्ट्रीय चेतना के लिए हिंदी साहित्यकारों को वीर सावरकर सम्मान, हिंदी साहित्यकार सम्मान को अब पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान और बाल साहित्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार बाबा जोरावर सिंह सम्मान नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चेतन शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर पुनर्नियुक्ति। तो 1 जुलाई 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन शर्मा इस पद पर 1 जुलाई 2026 से पुनर्नियुक्त की गई है। ठीक है, अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्राएं। तो देखा जाए तो 13 से 18 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिकी को निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों की यात्राएं पर गए। ठीक है, फ्रांस गए और स्लोवाकिया गए। पहले चरण में 13 जून को रात्रि में वो फ्रांस की नीस पहुंचे, नीस शहर पहुंचे हैं। ठीक है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का ये 7वां फ्रांस यात्रा था। पैलेस डे एक्सपोजिशंस डी नीस में अगले दिन राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट के उद्घाटन का उनका कार्यक्रम था। भारत फ्रांस फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 की पृष्ठभूमि में भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, अंतरिक्ष व स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति में भारतीय प्रतिभाओं के योगदान का प्रदर्शन किया गया। 14 जून को नीस में ही बाद में दोनों शासन प्रमुखों का द्विपक्षीय वार्ता विला कॉर्लियोसिस में हुआ। ठीक है, होराइजन 2047 रोड मैप के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्ष में दुगना कर 32 अरब डॉलर तक करने की उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने के लिए सहमति हुई। नवाचार प्रौद्योगिकी की साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए नवाचार रोड मैप 2030 यानी इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया। असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन, ठीक है, सहयोग संवर्धन की दिशा में बात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का शांति एक्ट छोटे व उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है। फ्रांसीसी हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा शीघ्र लागू करने का आश्वासन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दिया। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के 13 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किए गए। फ्रांस इंडिया नवाचार रोडमैप 2030 को अपनाने, एआई गवर्नेंस पर भारत फ्रांस संयुक्त कार्यदल का गठन करने, एनएसटीआई कानपुर में एरोनॉटिक्स व संबंध क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस की स्थापना करने तथा यूनिवर्सिटी पेरिस साइकिल में एआई नवाचार व संस्कृति पर एक आईसीसीआर इंडिया चेयर की स्थापना करने आदि के समझौता ज्ञापन में इनमें शामिल है। 14 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो गए। स्लोवाकिया की राजधानी
ब्रातिस्लावा पहुंचे, पर हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री ने उनका भव्य स्वागत ब्रेड एंड सॉल्ट सेरेमनी से किया। ब्रेड एंड सॉल्ट सेरेमनी क्या है? तो एक अति विशेष सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने की स्लोवाकिया की प्राचीन परंपरा है। ठीक है, देखिए फिर 15 जून में जाते हैं। तो 15 जून को मेजबान जो प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। आपसी संबंधों के नए आयाम प्रदान करते हुए उन्हें व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के लिए प्रोन्नत करने की सहमति दोनों पक्षों में हुई। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल, रेलवे, अत्याधुनिक विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को विशेष रुचि दोनों पक्षों में व्यक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विशेषतः आपको सुरक्षा परिषद में बड़े सुधार व समर्थन करते हुए इसमें भारत की स्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया का समर्थन मेजबान प्रधानमंत्री ने दोहराया। भारत यूरोपीय संघ यानी इंडिया यूरोपियन यूनियन स्वतंत्र व्यापार समझौता को शीघ्र लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बड़ी बात कही गई। फिर देखा जाए तो आपको माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, क्वांटम कम्युनिकेशंस तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्यटन आदि क्षेत्र में सहयोग के लिए 11 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर जो है द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात किए गए हैं। स्लोवाकिया की कोसिसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एआई के क्षेत्र में आईसीसीआर चेयर के लिए समझौता ज्ञापन इनमें शामिल है। स्लोवाकिया के उद्योग व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात भी श्री मोदी ने की, जहां पर भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते बिजनेस टू बिजनेस मतलब बी टू बी संबंधों का सराहना किया गया और कहा गया कि भारत की स्वतंत्र व्यापार समझौते को लागू होने के से उनके लिए व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने एक विशेष समारोह में श्री मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है G7 का 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस में एवियंस लिस्बेंस में सम्मान और आउटरीच सत्रों को भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी भी संबोधित किए। तो देखिए 15 से 17 जून 2026 को विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न जो 7 देश हैं उनके समूह है G7, उसका 52वां शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मेजबानी में हुआ। और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित जो एवियंस लिस्बेंस है मतलब फ्रांस में ही है और स्विट्जरलैंड की सीमा के पास ही है। कौन सा? तो एवियंस लिस्बेंस वहीं संपन्न हुआ था। G7 के सभी शासन प्रमुखों और यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मेजबानी में संपन्न ये शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। ठीक है, देखिए तो विशेष आमंत्रित में अगर कौन कौन था तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। इसके अतिरिक्त आपको मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, केन्या के राष्ट्रपति, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति के अतिरिक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल थे। ठीक है, इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन को कम करने की प्राथमिकता के साथ साथ यूक्रेन के लिए समर्थन, बच्चों की सुरक्षा, संगठित अपराध और अवैध प्रवास के विरुद्ध लड़ाई तथा वैश्विक शासन में सुधार आदि के शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल थे। विभिन्न चर्चाओं के पश्चात G7 नेताओं ने पारस्परिक लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप, कैंसर, प्रवासी तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नाबालिग के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और संतुलित विकास और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर संयुक्त बयान अपनाए। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने 2026 शिखर सम्मेलन को कैंसर को प्राथमिकता देने वाला पहला G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन बताया। ठीक है, और इसके उद्देश्यों में अनुसंधान के लिए समर्थन, डाटा साझाकरण और कैंसर मृत्यु दर को कम करने का प्रयास शामिल है। मध्य पूर्व पर जारी बयान में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा का स्वागत किया गया और G7 सदस्यों के कार्यान्वयन योगदान के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें आपको देखा जाए तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात को फिर से शुरू करने के प्रयासों का भी समर्थन किया गया और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने तथा ऊर्जा भंडारण बढ़ाने का आह्वान किया गया।
फ्रांस में एवियंस लेस बैंस में 3 दिन चले इस शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष ये रहा कि वैश्विक चुनौतियां तथा यूक्रेन व मध्य पूर्व संघर्ष व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि से निपटने के लिए आपसी एकजुटता व नई साझेदारियों को पुनर्जीवित करना सबसे महत्वपूर्ण है। G7 का आगामी 53वां शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा। ठीक है, 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रमों के पश्चात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट विवा टेक 2026 का अवलोकन किया। ठीक है, भारत इस वर्ष इस आयोजन में एआई कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल था। पेरिस में भारतीय समुदाय के लिए भी एक कार्यक्रम के तहत श्री मोदी ने संबोधित किया, जिसके पश्चात उनके स्वदेश वापसी हुई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 16 माह के अंतराल के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। तो देखा जाए तो 17 जून को भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में फ्रांस की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। 17 जून को एविया मुलाकात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के उन प्रयासों की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने और व्यापक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने पर एक सहमति बनी। दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी में हुई जो अपनी बैठक है के बाद भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट के तहत हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की तथा रक्षा, राजनीति, तकनीकी और ऊर्जा और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्रों में हुई जो मुख्य प्रगति का इन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने तथा दोनों देशों एवं उनके नागरिकों के पारस्परिक लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत व बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। तो देखिए 8 से 11 जून को भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता हुई। 57वां दौर नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में संपन्न हुआ। इस अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुजमान सिद्दीकी ने जहां किया, वहीं भारतीय पक्ष का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया। वार्ता का ये दौर जो था इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस वर्ष ढाका में बीएनपी की सरकार के सत्ता में आने तथा इधर भारत में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के पश्चात दोनों पक्षों के बीच डीजी स्तर की यह पहली ही सीमा वार्ता थी। बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बीएसएफ के जवानों और भारतीय नागरिकों पर हमले, बांग्लादेशी द्वारा अवैध घुसपैठ, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस सौंपने, सीमा पर बाड़ लगाने और ड्रग्स, हथियारों, नकली मुद्राओं, मानव तस्करी पर रोक आदि के मुद्दे पर चर्चा हुई इस वार्ता में। भारत की बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें लगभग 860 किलोमीटर सीमा पर अभी भी बाढ़ नहीं लगा है। 4096 किलोमीटर में 860 किलोमीटर पे अभी भी बाढ़ नहीं लगा। इसमें 174.51 किलोमीटर का वह हिस्सा भी शामिल है जहां बाढ़ लगाना संभव ही नहीं है। ठीक है, भारत व बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगी हुई जो इसका और इसके आधे से अधिक भाग जो है वो लगभग 2216 किलोमीटर वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। सीमावर्ती नदियों का संरक्षण, मानव तस्करी पर रोक, बुनियादी ढांचा विकास तथा समन्वित सीमा प्रबंधन योजना मतलब कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान भी वार्ता में शामिल रहा है। ठीक है, सीमा पर अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की साझा प्रतिबद्धता वार्ता में महत्वपूर्ण तथ्य रहा और दोनों पक्षों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता का अगला दौर जो है वो नवंबर 2026 में ढाका में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। तो देखिए 26 मई को 4 देशों की ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। इसलिए कुछ समय से क्वाड की गतिविधियों में आए जो ठहराव को
26 मई की बैठक में दूर कर दिया गया। चारों तरफ ने मतलब सॉरी चारों देशों ने एक मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत मतलब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता इस बैठक में दोहराई है। बैठक में यह आम मत था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से विश्व का 60% समुद्री व्यापार गुजरता है और इसकी सुरक्षा केवल इन 4 देशों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अति आवश्यक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में बसे जो फिजी में एक संयुक्त बंदरगाह बनाने का निर्णय बैठक में लिया गया है। ठीक है। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चीन एकाधिकार से निपटने के लिए 20 अरब डॉलर की राशि से एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा बैठक में की गई है। समुद्री केबल प्रणाली वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए जो समुद्र में आपको केबल लगाया जाता है इंटरनेट के लिए ये सब के लिए, ठीक है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता है उसे और समुद्री केबल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पर बल दिया गया इस बैठक में तथा सभी प्रशांत द्वीप समूह को जितने भी प्रशांत द्वीप समूह देश हैं उनको 2026 तक समुद्री केबलों से जोड़ने का भी निर्णय बैठक में लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक प्रयासों का आह्वान की बैठक में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन में सहयोग हेतु भारत अमेरिका समझौता। तो देखा जाए तो 26 मई 2026 को भारत व अमेरिका के एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए जिसका उद्देश्य था महत्वपूर्ण खनिजों रेयर अर्थ तत्वों के खनन आपूर्ति और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए इनकी आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को मजबूत करना। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अलग से द्विपक्षीय बैठक में किए। समझौते का जो उद्देश्य था वो था महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल्स के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करना। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन का ही दबदबा है। ठीक है। और देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया जो ताजा समझौता है अमेरिका द्वारा पहले घोषित की गई पैक्सिलिका डिक्लेरेशन तथा भारत अमेरिका एआई अवसर साझेदारी का भी पूरक है जिनका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स व रेयर अर्थ सप्लाई चेन की हर स्टेज पर दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग की भारत यात्रा। 30 मई से 3 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। राष्ट्रपति के रूप में भारत की उनकी यह पहली ही यात्रा होने के साथ पहली ही विदेश यात्रा भी थी। 30 मई को इस यात्रा की शुरुआत जो है वो बोध गया बिहार से उन्होंने की जहां उन्होंने बोध स्थित महाबोधि मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उसी दिन वे नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नई दिल्ली में 31 मई को यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्यमियों की एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया जहां दोनों पक्षों के व्यापार प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्यिक अवसरों को और मजबूत करने तथा आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। ठीक है। 1 जून को हैदराबाद हाउस में दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सार्थक वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों राजनेताओं ने व्यापार दुर्लभ खनिजों स्वास्थ्य सेवा परिवहन संपर्क और क्षमता निर्माण में सहयोग को गहरा करने का तथा समुद्री सुरक्षा साइबर सुरक्षा व आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर सहयोग संवर्धन पर सहमति रही। दोनों पक्ष जो है वो द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रुपया कयात भुगतान प्रणाली के लिए सहमत हुए। मतलब दोनों देश जो हैं वो अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट करने के लिए वो सहमत हुए। ठीक है। म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या जो 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गई है मोदी सरकार के द्वारा। म्यांमार गणराज्य में संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि भी की गई। भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही म्यांमार के राष्ट्रपति ने भी इसका आश्वासन दोहराया।
चूंकि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ-साथ म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। 2 जून को राष्ट्रपति हलाइंग मुंबई पहुंचे, जहां मुंबई के प्रमुख उद्यमियों के साथ वाणिज्यिक आर्थिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग वार्ता में भागीदारी के उनके कार्यक्रम थे। नेक्स्ट टॉपिक है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की भारत यात्रा। देखा जाए तो 3 से 7 जून को अपने कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की कार्यकारी यात्रा की। ठीक है, देखिए 4 जून को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत हैदराबाद हाउस में किया। दोनों राजनेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर वार्ता हुई। वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जनवरी 2026 में अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करने के पश्चात उपराष्ट्रपति रही रॉड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके बाद वेनेजुएला से खनिज तेल की खरीद में वृद्धि भारत ने की थी। ठीक है, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति, हॉर्मुज जलसंधि में रुकावटें आने पर वेनेजुएला ही भारत के लिए खनिज तेल का प्रमुख स्रोत बना है। भारत अपनी तेल आवश्यकता के लगभग 87% के लिए आयात पर निर्भर है और भारत के लिए खनिज तेल का जो अपना तीसरा बड़ा स्रोत अब वेनेजुएला ही है। 6 जून से आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्थी की यात्रा उन्होंने की। पुट्टुपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में संस्थान की शैक्षिक व शोध पहलों की जानकारी उन्होंने ली। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए नासा का मावेन मिशन अब समाप्त। तो देखिए जून 2026 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष पूर्व नवंबर 2013 में लॉन्च किए गए जो मावेन मिशन है, जिसे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन कहा जाता है, को समाप्त करने की घोषणा की गई है। मंगल ग्रह के लिए नासा का यह पहला मिशन मूलतः इस तथ्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में अपना वायुमंडल पानी कैसे खो दिया। ठीक है, मतलब मंगल ग्रह जो है उसका जो अंतरिक्ष में ये भेजा गया था कि मंगल ग्रह के अपना वायुमंडल और पानी कैसे खो दिया। इस अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क 6 दिसंबर 2025 में ही टूट गया था, जिसके पश्चात नासा ने मंगल मिशन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन को समाप्त करने का फैसला किया। 6 दिसंबर 2025 को इसका संपर्क टूट चुका था। 18 नवंबर 2013 को मंगल के वायुमंडल और जलवायु का अध्ययन करने के लिए रवाना हुआ था ये, और 1 वर्ष के मिशन के लिए ही भेजा गया था, लेकिन इसने 11 वर्ष से अधिक समय तक काम किया। इसका कार्य 1 ही साल के लिए था, लेकिन इसने 11 वर्षों तक काम किया। ठीक है, प्रारंभिक निष्कर्ष से पता चलता है कि मंगल ग्रह के पीछे से गुजरने के बाद अंतरिक्ष यान तीव्र गति से घूमने लगा, जिससे उसकी कक्षा का पाथ जो है वो बाधित हो गया और अंततः उसकी बैटरी खत्म हो गई। नेक्स्ट है सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में आंतरिक दबाव के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का त्यागपत्र। तो देखिए 22 जून 2026 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले अभी कुछ ही समय कीर स्टारमर को हुए थे। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी में आंतरिक विरोध के चलते प्रधानमंत्री पद के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष का पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं एंडी बर्नहम। पार्टी नेतृत्व के लिए वेस्ट स्ट्रीमिंग, एंजेला टेलर व यवेट कूपर आदि के नाम भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में उभरे हैं। 15 जुलाई तक नया चुनाव होने की संभावना है। विगत 10 वर्षों में अपना कार्यकाल पूरा किए बिना प्रधानमंत्री पद त्याग पत्र देने वाले कीर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के 6ठे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेल जगत की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की टाइम पत्रिका की 2026 की सूची में भारत की एकमात्र खिलाड़ी स्मृति मंधाना का नाम। देखिए तो जून 2026 में वर्ष 2026 की टाइम मैगजीन की खेल जगत की
100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। टाइम की सूची कर कैटेगरी जो है उसमें आपको आइकन्स, टाइटन्स, इनोवेटर्स और लीडर्स की कैटेगरी में बांटा गया है। भारत की खिलाड़ी जो स्मृति मंधाना है उसको टाइटन्स की सूची में रखा गया है। मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति घरेलू वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है और साथ ही वो तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली महिला है। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का 2025 का भी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिम्बाब्वे 1 जनवरी 2027 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने। तो देखिए 1 जनवरी 2027 से ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो तथा जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। देखा जाए तो 3 जून 2026 को परिषद की 2-2 वर्ष की जो अस्थायी सदस्यता के लिए इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ है। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में ये 5 देश जो है आपको पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा इनका ही स्थान वो लेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया। सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों के लिए चुनाव 4 समूह में होता है। इस वर्ष जो समूह थे उसका अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश तथा पश्चिम यूरोप व अन्य देश। जिम्बाब्वे अफ्रीका से, किर्गिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र से, त्रिनिदाद एंड टोबैगो लैटिन अमेरिका से, कैरेबियाई क्षेत्र से चुने गए और जबकि ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल का चुनाव पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के समूह से हुआ। 3 जून 2026 को 193 यानी 193 सदस्यीय जो महासभा में हुए मतदान में 191 देश ने भाग लिया। निर्वाचन के लिए 2/3 मत चाहिए थे, मतलब 129 मत प्राप्त करना आवश्यक था। 1 जनवरी 2027 की से सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन-कौन है? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन-कौन है? तो अभी ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे ये 5 को नया आया है। 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। और बहरीन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर कोलंबिया, लाटविया और लाइबेरिया इन 5 की सदस्यता जो है वो 31 दिसंबर 2027 तक रहेगी। भारत जो है सुरक्षा परिषद में 2-2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता के हेतु 8 बार चुना जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 2025-26 में देश के राष्ट्रीय आय संबंधी अनंतिम आकलन जीडीपी में वृद्धि 7.7%। देखा जाए तो 5 जून को 2025-26 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधित अनंतिम अनुमान जैसे प्रोविजनल एस्टिमेट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जारी किए। ठीक है, ताजा अंतिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.7% अनुमानित की गई, जो कि पिछले वर्ष 2024-25 में प्राप्त की गई थी 7.1% की वृद्धि से अधिक होने के साथ साथ विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च वृद्धि दर रह रही है। ठीक है, देखिए आपको देखते हैं 2024-25 और 2025-26 की राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े देखिए। आपको 2024-2025 का देखिए 27 फरवरी 2026 के पहले संशोधित आकलन और 2025-26 का 5 जून 2026 के अनंतिम आकलन। इसमें देखा जाए तो ये कांस्टेंट प्राइस पे है, जैसे कि मूल कीमतों पर मूल्य वर्धन यानी जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो अभी जो 2025-26 का है वो 7.9% दिख रहा है। ठीक है, और 294.91 लाख करोड़ का, जो कि पिछले साल 7.3% वृद्धि था, 273.36 लाख करोड़। ठीक है, उत्पादन का निवल कर यानी कि नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन वो 6.4% था। जीडीपी घरेलू उत्पाद सॉरी सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वो 7.7% का वृद्धि दिख रहा है, जो कि पिछले बार 7.1% का था। ठीक है, और एनएनआई मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय 274.86 लाख करोड़ का है, जो कि 7.7% का वृद्धि दिखाया गया है। ठीक है,
और पर कैपिटा इनकम देखिए, प्रति व्यक्ति आय अभी 6.8% का वृद्धि है, जो कि पिछले साल 6.5% का था, इस बार 6.8% का दिखाया गया अनंतिम आकलन में। ठीक है, 1,93,480 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए प्रचलित मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे देखा जाए तो मूल्य कीमतों का जो प्रवर्धन है, सॉरी, मूल कीमतों का पर मूल्यवर्धन यानी जीवीए एट बेसिक प्राइस, ये कांस्टेंट था, एट कांस्टेंट यानी स्थिर मूल्य पर, और ये प्रचलित मूल्य यानी करंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9.1% का वृद्धि है, 314.87 लाख करोड़, और इसमें आपको पिछले साल आपको 9.6% का वृद्धि दिखाया गया था। फिर आप आते हैं नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन में, यानी उत्पादन पर निवल कर, यहाँ 6.6% दिखाया गया है वृद्धि, जो कि पिछले बार 10.7% था। जीडीपी में आपको 8.9% का वृद्धि दिखाया गया, 346.36 लाख करोड़ का, जो कि पिछले बार 9.7% का वृद्धि था। एनएनआई में देखें तो 8.9% का वृद्धि दिखाया गया, जो कि पिछली बार 10.2% था। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, जो कि 7.9% इस बार अंतिम आकलन में दिखाया गया, पिछले बार 9.2% था। ठीक है, नेक्स्ट है 2025-26 में रक्षा उत्पादन व रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। तो देखिए 17 जून को रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2025-26 में रक्षा उत्पादन 2013-14 में 43,746 करोड़ के उत्पादन से 4 गुना बढ़कर 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। रक्षा उत्पादन में 76% योगदान रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार कहा जाए तो रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते 2025-26 में रक्षा निर्यात भी 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर है। बाद में 19 जून को नागपुर में अंबाजरी में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अगले 2-3 वर्षों में रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ तथा रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ का प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, देखिए रक्षा उत्पादन देखा जाए तो इस वर्ष यानी 2025-26 में 1,78,000। ठीक है, नेक्स्ट है 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि के विश्व बैंक के पूर्वानुमान में मामूली वृद्धि। तो जून 2026 में विश्व बैंक की जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट दिए गए हैं। भारत के लिए 2026-27 में विश्व बैंक ने वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% से थोड़ा बढ़ाकर 6.6% किया, जबकि 2025-26 में भारत में 7.7% की वृद्धि प्राप्त की गई। ठीक है, विश्व बैंक ने यद्यपि यह भी कहा कि वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था रही है। साथ ही विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के संबंध में यह भी कहा गया है कि जीएसटी कटौती के कारण मांग को कुछ हद तक सहारा मिल सकता है तथा 2027-28 में यह 7.2% की विकास दर प्राप्त की जा सकती है। 5 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026-27 की मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए 2026-27 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की 2026-27 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो देखिए तो 3 से 5 जून 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 की मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है। ठीक है, ये रिपोर्ट दिया गया है आपको पूरे परसेंटेज के फॉर्मेट में है। 2026-27 और 2025-26 और 26-27 की बैंकिंग दरें अपरिवर्तन में परिवर्तन जो भी हुआ है। तो देखिए रेपो रेट देखते हैं हम लोग, लेटेस्ट देखते हैं, पुराना का क्या है, 2026-27 देखते हैं। ठीक है, रेपो रेट अगर देखा जाए 8 अप्रैल 2026 में उसके बाद की स्थिति तो 5.25 था, जो कि 5 जून की स्थिति भी वही है 5.25। ठीक है, 5.25 है। उसी तरह से आप रिवर्स रेपो रेट देखिए तो 3.35 था अप्रैल में, जून में भी वही 3.35 है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर आपको देखिए एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो 5% था वो भी 5% है। बैंक रेट अगर आप देखें तो 5.50 था, अभी 5.50 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमएसएफ में भी देखा जाए
तो पहले 5.5% था, अभी भी 5.5% है। सीआरआर जिसे कैश रिजर्व रेशियो नकद आरक्षण अनुपात कहते हैं, उसमें भी देखा जाए तो पहले 3% था, अभी भी 3% है। एसएलआर संवैधानिक संविधिक तरलता अनुपात पहले 18% था, अभी भी 18% है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2025-26 में बागवानी उपज का उत्पादन कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो 11 जून को फसल वर्ष 2025-26 में देश के बागवानी फसलों यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अधीन क्षेत्र और कुल बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। देखा जाए आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में कुल बागवानी उत्पादन जो है 377.76 लाख टन रहा, जो कि 18 मार्च 2026 के पहले अग्रिम आकलन में 2025-26 के बागवानी उत्पादन 3708.4 लाख टन अनुमानित किया गया। इस प्रकार बागवानी उत्पादन में 1.90% की वृद्धि 2025-26 में दर्ज की गई। ठीक है, देखा जाए बागवानी उपजों का अधीन जो क्षेत्र उत्पादन है, तो 2024-25 में जो क्षेत्र लाख हेक्टेयर में देखें तो 301.36 लाख हेक्टेयर था। अब 2025-26 में ये 301.51 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, अब देखिए कुल उत्पादन लाख टन में देखा जाए तो जो कि 3707.38 था, अब वो हो गया है 3777.76 लाख टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पूरा दिया गया है उपज के बारे में कि किस उपज में क्या अंतिम आंकड़े हैं 2025-26 के, यहाँ देखिए। ठीक है, ये 1000 मीट्रिक टन में है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फ्रूट्स में देखते हैं, तो ये पूरे फ्रूट्स में कुल साइट्रस फल देखा जाए। ठीक है, तो ये है 14,870 हजार मीट्रिक टन, वही है 14,674 हजार मीट्रिक टन। ठीक है, ये पूरा फ्रूट्स का हो गया। ये आपको देखा जाए, इसको हम पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उज्ज्वला योजना के तहत विशेष सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर अब 9 के स्थान पर वर्ष में 4 ही दिए जाएंगे। ठीक है, जो पहले 9 मिलते थे अब उसके जगह पे 4 कर दिए गए हैं। तो देखिए पश्चिमी एशिया में युद्ध की स्थिति के चलते देश में जो एलपीजी की बढ़ती लागत के कारण तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है और एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि के बावजूद सामान्य ग्राहक को 658 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी प्राप्त हो रही है। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1600 रुपए प्रति सिलेंडर तेल कंपनियां वहन कर रही है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं को यह 942 रुपए प्रति सिलेंडर के मूल्य पर और उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 642 रुपए प्रति सिलेंडर के मूल्य पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गैर उज्ज्वला को 658 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी प्राप्त हो रहा है। कैसे? तो 1600 रुपए का जो ये आपको प्रति सिलेंडर कंपनियों को पड़ रहा है, आपको 658 रुपए का कम कर कर 942 रुपए प्रति सिलेंडर दिया जा रहा था। ठीक है, और वहीं 300 रुपए और घटा दिया जाए तो वो मिल रहा था उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को 642 रुपए प्रति सिलेंडर। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 300 रुपए की विशेष सब्सिडी अलग से दी जा रही थी और 642 रुपए में प्राप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री योजना के उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10.60 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। इन उपभोक्ताओं को वर्ष में अधिकतम 9 सिलेंडर ही विशेष रियायती मूल्य पर दिए जाते हैं। सरकार पर सब्सिडी बोझ घटाने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय जून 2026 में लिया कि उज्ज्वला योजना के तहत जो उपभोक्ताओं को अब वर्ष में अधिकतम 4 सिलेंडर ही विशेष रियायत मूल्य पर दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस पाने वाले ग्राहक वर्ष में औसतन 4 से 5 सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत व ओमान के बीच हस्ताक्षरित व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू। तो देखिए 1 जून 2026 से भारत और ओमान के बीच जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा, लागू हो गया है। 18 दिसंबर 2025 को ही इस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत ओमान के लिए भारत के 99% निर्यात शून्य शुल्क पर ही ओमान भेजे जा सकेंगे। समझौता लागू होने से पहले ही दिन भारत के विभिन्न बंदरगाहों से शून्य शुल्क पर ओमान के लिए निर्यात की 10 खेप रवाना हुई पहले ही दिन। और अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने वाला भारत जो है वो दूसरा देश बना है। ठीक है,
ओमान के साथ सेपा लागू होने से खाड़ी के विभिन्न देशों के साथ पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी भारतीय सामान को आसानी से भेजा जा सकेगा। कृषि से लेकर एमएसएमई और युवाओं को इस समझौते पे विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, इसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को रोका गया है, ठीक है। भारत और ओमान के बीच जो गत वित्त वर्ष 2025-26 में 11.18 अरब डॉलर व्यापार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी। तो 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कार्यक्रम में भाग लेते हुए फरवरी 2019 से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2-2 हजार रुपए की 23वीं किस्त जारी कर दी है। देखा जाए तो इस योजना के तहत जो पात्र किसान को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2-2 हजार की 3 किस्त दी जाती है, ठीक है। 23वीं किस्त लगभग 9.44 करोड़ पात्र किसानों को बैंक खाते में कुल मिलाकर लगभग 18,880 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डीबीटी के जरिए प्रदान की गई। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया। इन लाभार्थियों में 2.8 करोड़ महिलाएं थी। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जो है वो अक्टूबर-नवंबर 2026 में संभावित है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के केंद्रीय बजट में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर में भी परिवर्तन। नया सूचकांक उत्पादक मूल्य सूचकांक जारी। तो देखिए 15 जून को थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए जो आधार वर्ष 2021-22 किया गया था उसका आधार वर्ष अभी 11-12 चल रहा था, ठीक है। अभी किया गया है 21-22, पहले था 11-12, 2011-12। नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। 15 जून 2026 से वस्तुओं व अन्य सेवाओं के थोक मूल्य में होने वाली वृद्धियों के व्यापक और उचित सूचकांक के लिए एक नए उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स पीपीआई की शुरुआत की गई है। ये नया पीपीआई जो है वो थोक मूल्य सूचकांक के साथ ही 5 वर्ष तक जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसके पश्चात थोक मूल्य सूचकांक को विस्थापित कर देगा। नए शुरू किए गए प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई में आउटपुट पीपीआई व इनपुट पीपीआई के साथ सेवाओं के लिए पीपीआई सर्विस पीपीआई भी अलग जारी किया जाएगा, जिसमें 7 सेवाएं हैं। बैंकिंग, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स, रेलवे और एयर पैसेंजर्स और टेलीकॉम शामिल है। इस प्रकार नए प्रारंभ किए गए पीपीआई के 3 खंड में 6 इनपुट पीपीआई के लिए ऐसे कच्चे माल, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापा जाता है, जिनका इस्तेमाल उत्पादक फाइनल गुड्स तैयार करने के लिए करते हैं। आउटपुट पीपीआई फाइनल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में होने वाले जो परिवर्तन की माप करते हैं। कर सहित फैक्ट्री गेट मूल्य शामिल किए जाते हैं। सर्विस पीपीआई के लिए सेवाओं के बेसिक कर रहित मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। इसमें शामिल की गई 7 सेवाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 9.68%। तो देखा जाए तो मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई का आधार वर्ष 2024 आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर जहां 3.93% रही, वहीं नए 2022-23 आधार वर्ष वाले थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर 9.68% आकलित की गई। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित मुद्रास्फीति। देखिए सभी वस्तुएं प्रमुख वस्तुएं, ठीक है। देखिए पहला है सभी वस्तुएं यानी ऑल कमोडिटीज में देखिए तो वेटेज है उसका 100% जिसका सूचकांक है 108.8 2026 का है अप्रैल 2026 का अभी है 109.9 इंडेक्स में, ठीक है। मुद्रास्फीति 9.68 है अनंतिम और जो कि अप्रैल 2026 तक था 8.26। अब देखिए सभी में आपको पहलाते हैं प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी मतलब वस्तु में तो 22.76% आता है आपको प्राइमरी। ईंधन और बिजली आता है 14.11% और विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आता है आपको 63.13%, ठीक है। और खाद्य सूचकांक फूड इंडेक्स 25, ठीक है। चलिए अब इसमें देखा जाए तो
अभी आपको प्राइमरी सेक्टर में जो मुद्रास्फीति दिखाया जा रहा है वो 4.99% का है। ये आपको मई 2026 का अंतिम आंकड़ा। बिजली ईंधन और बिजली फ्यूल पावर में 30.33% का, जो कि पहले 113 था, ठीक है। और आपको विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में 7.48% का मुद्रास्फीति, और फूड इंडेक्स जिसे कहते हैं खाद्य सूचकांक, उसमें 4.49% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में सोने की नई खदान का शुभारंभ। देखिए जून 2026 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोनागिरी में निजी क्षेत्र में देश के पहले सोने की खदान शुरू की गई है। व्यावसायिक खनन उत्पादन की शुरुआत की गई है। कुर्नूल जिले में स्थित यह परियोजना जो है जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी व त्रिवेणी ग्रुप के सहयोग से विकसित की गई है। इस खाद्यान्न से वार्षिक 1000 किलोग्राम तक सोने का उत्पादन होने की आशा व्यक्त की गई है। 4 जून 2026 को 598 हेक्टेयर में फैली 405 करोड़ की लागत वाली इस सोने की खनन एवं प्रसंस्करण परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, मतलब नियुक्तियां। तो देखिए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। अगला है कि भारतीय सेना के नए प्रमुख हैं यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं जनरल धीरज सेठ को। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगला है कि अंतर सरकारी संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का उपाध्यक्ष चुने गए हैं विवेक अग्रवाल। भारत में संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। 3 वर्ष की एक और कार्यकाल हेतु सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए तुषार मेहता। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक की कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की है, और यह है अनुराग गर्ग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं खलीलुर रहमान निर्वाचित हुए हैं, और ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं केविन वॉर्स बनाए गए हैं अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष। अगला है विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरकार ने गत जून माह में नामित किया। यह नीलकंठ मिश्रा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य। नेक्स्ट केनरा बैंक में प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं ब्रिजेश कुमार सिंह। अगला कि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी GIC री की चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक CMD पद पर नियमित नियुक्ति की गई है हितेश जोशी का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को। RBI के डिप्टी गवर्नर जिनके पद पर कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि की गई है वह स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट है देश में निजी क्षेत्र के दूसरे बड़े बैंक ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के इस पद पर कार्यकाल में वृद्धि की गई है संदीप बख्शी की। अगला है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं महेश दीक्षित, आंध्र प्रदेश के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष एक बार पुनः चुने गए नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल से संबंधित संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मुकुल वासनिक को, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जिसमें आपको देखिए मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। इनकी अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रशेखर और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा।
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अरुण पल्ली के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटा सुब्रमण्य मोहना शामिल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निधन की ओर। सुमन कल्याणपुर वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है सुभाष कश्यप वर्ष 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध राजनीति विज्ञान व जाने माने संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो कि 1983 से 1990 तक 7वीं 8वीं और 9वीं लोकसभा के महासचिव रहे थे, उनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है प्रहलाद निहलानी, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रहलाद निहलानी का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। नेक्स्ट है रणधीर सिंह, भारत के पूर्व वर्षों के दिग्गज खेल प्रशासक व निशानेबाज रणधीर सिंह का नई दिल्ली में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1979 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 25 वर्षों तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव रहे थे। रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है बशीर बद्र, उर्दू के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र, पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर, का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है जसपाल राणा, अर्जुन पुरस्कार 1994, पद्म श्री 1997, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित प्रसिद्ध निशानेबाज कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में कार्डियक रैप्चर यानी हृदय के अंदरूनी हिस्से का अचानक फट जाना के कारण निधन हो गया। आते हम लोग पुस्तक एवं लेखक में, तो नेक्स्ट है चाइनाज वॉर्स, चाइनाज वॉर्स के लेखक हैं विजय गोखले। नेक्स्ट है जस्ट बीइंग अ मेमोयर, इसके लेखक है रोमिला थापर। नेक्स्ट है द लॉफुल एंड द ऑफुल, द लॉफुल एंड द ऑफुल, इसके लेखक है तुषार मेहता। अब आते हैं विविध में। भारत इनोवेट्स 2026, 14 से 16 जून को भारत इनोवेट्स 2026 फ्रांस में नीस में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय टेक इवेंट है। इस इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की संयुक्त रूप से किया। इस पहल का उद्देश्य है भारत के अग्रणी उच्च शैक्षणिक संस्थान, वर्तिका स्टार्टअप आदि के कार्य को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करना। एडवांस कंप्यूटिंग, एआई, सेमीकंडक्टर्स, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशंस तथा एडवांस मटेरियल आदि क्षेत्रों की महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का 57वां 57th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2026 में गोवा में। देखा जाए तो 20 से 28 नवंबर को 20 से 28 नवंबर 2026 को भारत का 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 गोवा में होगा। ठीक है, इसमें स्पेन को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है, स्पेन को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए फिल्म निर्माता निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को इस महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त। 13 जून को प्रातः असम में जोरहाट में लैंडिंग के समय भारतीय वायुसेना का एक एंटोलोग 32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और 2 अग्निवीरों सहित 5 वायु सैनिक इस दुर्घटना में बलिदान हो गए। दुर्घटना हुई विमान ने जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से बाबुआ मिलिट्री बेस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लैंडिंग की अनुमति मांगी। लैंडिंग के समय विमान के नियंत्रण खो दिया और रनवे पर फिसल कर यह समानांतर टैक्सीवे पर तेजी से आगे बढ़ा और 2 हिस्सों में टूट गया, फिर उसमें आग लग गई। नेक्स्ट है दिल्ली में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में भीषण अग्निकांड, कम से कम 21 लोग जलकर मरे। तो देखिए 3 जून को दक्षिणी दिल्ली में मालवीय नगर में हौजरानी स्थित एक 5 मंजिला होटल थे, जिसे प्रातः भीषण आग का शिकार बना। 150 गज के क्षेत्र में बने इस 5 मंजिला होटल फ्लोरिश स्टे बी एंड बी के लिए 6 कमरों की ही अनुमति थी, किंतु 25 कमरे इसमें बने थे।
होटल में प्रवेश के व निकासी के लिए एक ही दरवाजा था, जो अग्निकांड के समय बंद रहा, बाहर से बंद था। इस अग्निकांड में होटल में रहे 21 व्यक्तियों की तत्काल मरने की प्रारंभिक समाचार था। अग्निकांड के पश्चात होटल के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख का प्रधानमंत्री राहत कोष से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10-10 लाख की राहत प्रदान करने की घोषणा की। नेक्स्ट है श्रीलंका में एक वृद्ध आश्रम में आग लगने से कम 12 लोगों की मृत्यु। तो देखिए 3 मई 2026 को श्रीलंका में कोलंबो में निकट कलूतरा जिले में एक निजी वृद्धाश्रम में आग लगने से वहां रह रहे कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई। अग्निकांड के समय 70 से अधिक वृद्ध अग्निकांड के समय लगभग 70 से अधिक जो वृद्ध हैं वहां रह रहे थे और कुछ और जले लोगों की मृत्यु बाद में इलाज के दौरान हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट का पिघला लोहा श्रमिकों पर गिरने से कम 8 श्रमिकों की मृत्यु। देखा जाए 9 जून को आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम के एक स्टील प्लांट में पिघला लोहा ले जा रहे एक क्रेन से पिघले लोहे की बाल्टी नीचे गिर जाने से कई श्रमिक उसकी चपेट में आ गए। 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पिघला लोहा गिरने से 8 श्रमिकों की तत्काल जलकर मृत्यु हो गई तथा 6 अन्य श्रमिक इससे घायल हो गए। इस दुर्घटना में मारे गए स्थायी कर्मचारियों को 1.72 करोड़ मुआवजा दिया गया और संविदा कर्मियों को मामले में 45.75 लाख मुआवजा दिया गया। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से भी दिया जाएगा। सभी मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का अनुग्रह राशि अलग से दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि फिलीपींस में भूकंप के बाद उठी सुनामी से कम 35 लोग मरे। तो देखिए 8 जून 2026 को प्रातः दक्षिण फिलीपींस में दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप मिडानाओ के तटवर्ती क्षेत्र में आए तीव्र भूकंप से कम 35 लोगों को मृत्यु हो गई और 200 से अधिक घायल होने का समाचार है। ठीक है, लगभग 35 लोगों को मरने की सूचना थी और 200 से अधिक घायल होने की। भूकंप के कई झटके लगे जिसमें 7.5 तीव्रता का भूकंप भी शामिल था। भूकंप का केंद्र तट से दूर समुद्र में 33 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में सुनामी भी दर्ज की गई। नेक्स्ट है कतर में रास लफान स्थित गैस संयंत्र में भीषण विस्फोट, मरने वालों में कम से कम 12 भारतीय। 21 जून को कतर में राजधानी दोहा में 80 किलोमीटर दूर रास लफान में स्थित सबसे बड़े एलएनजी प्लांट में इमारत मरम्मत के दौरान हुए तेज धमाके में 12 भारतीयों और एक पाकिस्तानी सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। बारजान गैस आपूर्ति संयंत्र में हुए धमाके में 66 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हुए। उल्लेखनीय है कि ईरान युद्ध के दौरान मिसाइलों और ड्रोन हमले में इस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। 21 जून को भी प्लांट की काम चल रहा था और जब अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 70 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है ओमान के तट पर भारतीय पोत विराट 1 डूबा, सभी 14 भारतीय नाविक सुरक्षित। तो देखिए 14 जून को भारत के एक मशीनीकृत सेलिंग वेसल विराट 1 का इंजन ओमान के तट से लगभग 80 समुद्री मील दूर रास अल हद के निकट फेल हो जाने से यह पोत समुद्र में डूब गया। ओमानी अफसरों के समन्वय से चलाए गए बचाव अभियान में अमेरिकी नौसेना के गश्त विमान ने लाइफ राफ्ट गिराकर तथा आसपास के अन्य पोत की सहायता से विराट 1 पर सवार सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि लखनऊ में कोचिंग सेंटर भीषण आग में जला, 15 किशोरों युवाओं की मृत्यु। तो देखा जाए तो 22 जून को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक 3 मंजिला भवन में आग लगी और इस आग में भवन में दूसरी मंजिल पर संचालित एक कोचिंग
और 3D एनिमेशन सेंटर में 15 किशोर युवाओं की जलकर मृत्यु हो गई। भवन की पहली मंजिल पर एक वेयरहाउस संचालित था। वेयरहाउस में लगी आग ने पूरे कोचिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थंब इम्प्रेशन से खुलने के कारण ऑटोमेटिक बंद था। फायर ब्रिगेड ने पड़ोस की दीवार तोड़कर बचाव कार्य की, किंतु अंदर 15 शव ही निकल जा सके। 4-5 बच्चों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर बचने का प्रयास किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की राहत की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जबकि 2-2 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष से घोषित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेनेजुएला में भीषण भूकंप से भारी तबाही। देखिए 24 जून को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 1 मिनट के अंतराल पर आए 2 शक्तिशाली भूकंपों पर भारी तबाही मचा दी। 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले इन दो भूकंप से पूरा वेनेजुएला हिल गया। पिछले 126 वर्षों में वेनेजुएला में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया गया। प्रारंभिक रिपोर्टर में कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 3000 लोग घायल तथा लगभग 50,000 लोग लापता बताए गए हैं। 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप का केंद्र धरती से 22 किलोमीटर नीचे था। 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र जो था मोरोन से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम था। भारत द्वारा सहायता मिशन को ऑपरेशन अमिस्ताद नाम दिया गया। ठीक है, अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। तो 15 जून 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, वहां के सरकार तथा जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे भारत के 1.4 अरब लोगों तथा भारत व स्लोवाकिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को समर्पित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है डैग हैमरस्कोल्ड मेडल 2026। तो 4 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देते हुए प्राण गंवाने वाले विश्व भर के 68 सैन्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों व अन्य सिविल कार्यकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया है। इनमें भारत के 2 सैन्यकर्मी, ठीक है, इनमें भारत के 2 सैन्यकर्मी जैसे कि नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, जो कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनाती के दौरान बलिदान हो गया, और लांस हवलदार हरभजन सिंह, जो कि कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन में सेवा के दौरान बलिदान दे दिया। ठीक है, ये दोनों शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है प्रोफेसर जैनेंद्र जैन, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी। तो देखा जाए तो 18 जून 2026 को यरूशलेम में भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को गत जून माह में इजराइल की वुल्फ फाउंडेशन का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2025 का वुल्फ पुरस्कार प्रदान किया गया। एक राजकीय समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने $1 लाख का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया है, और अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर जैन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र का यह पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी हैं। ठीक है, प्रोफेसर जैन जो है वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का ये पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी हैं। समझिए, नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार 6 क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें आपको कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा और कला शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पुरस्कार 2026। तो 20 जून 2026 को वर्ष 2025 के दौरान एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट्स व प्रशिक्षकों आदि को पहली बार भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये 10 श्रेणी में यह पुरस्कार दिए गए हैं और नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार देखा जाए, प्रमुख पुरस्कार की सूची, तो वर्ष 2025 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पुरस्कार है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। ये एक जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, भाला फेंक जो जैवलिन थ्रोअर है
फिर है वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, तो ये है पारुल चौधरी और ये धाविका है, स्टीपल चेज की धाविका है। वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ कोच चुने गए हैं परवीर सिंह, जो कि एथलेटिक्स कोच हैं। फिर आपको वर्ष के उभरते हुए सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट यानी इमर्जिंग मेल एथलीट ऑफ द ईयर शहनवाज खान को दिया गया, जो कि लंबी कूद के हैं। फिर वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यानी इमर्जिंग फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है पूजा सिंह को, जो कि ऊंची कूद के लिए है। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एथलेटिक्स अवार्ड देखा जाए तो पीटी ऊषा को दिया गया है, पूर्व धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि पूर्व लंबी कूद खिलाड़ी हैं। गुरबचन सिंह रंधावा हैं, जो कि पूर्व डिकैथलॉन खिलाड़ी हैं। और चौथा है बहादुर सिंह चौहान, पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी। ठीक है। और वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ यानी स्टेट एसोसिएशन जो है वो है तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन। सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी चुने गए हैं, बेस्ट टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द ईयर वो है डॉक्टर कुलदीप सिंह। फिर नेक्स्ट है कि एथलेटिक्स को समर्थन देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, तो ये ओडिशा राज्य सरकार ने दिया है अवार्ड। अब आते हैं खेल कूद की ओर। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल चौधरी का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो देखिए 13 जून 2026 को भारत की 31 वर्षीय एथलीट पारुल चौधरी ने फ्रांस में नीस में निकाया एथलेटिक्स मीट में 5000 मीटर दौड़ 15 मिनट 4.26 सेकंड में पूरी करके दूसरा स्थान हासिल किया। और पहले स्थान पर रहे हैं बेरेका सोनिया मोहम्मद। ठीक है, ये इथोपिया की है और इसने 15 मिनट 3.85 सेकंड लिए। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों की 15 मिनट 3.85 सेकंड। ठीक है। अब आते हैं पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस सिरसे का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। देखा जाए तो 13 जून 2026 को भारत के 24 वर्षीय धावक तेजस सिरसे ने लुधियाना में एक भारतीय एथलेटिक्स मीट में 110 मीटर बाधा दौड़ 13.27 सेकंड में पूरी कर इस स्पर्धा में 13.41 सेकंड में अपनी राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। तो देखिए 25 मई से 5 जून को विश्व के प्रतिष्ठित नॉर्वे 2026 का 14वां संस्करण जो है वो नॉर्वे में ओस्लो में संपन्न हुआ। ठीक है। और देखिए इसका खिताब जो है वो भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सर्वाधिक 18 अंकों से जीता है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग का कजाकिस्तान की बीबिसारा साउबावाए 16.5 अंकों के साथ विजेता रही महिला कैटेगरी में। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है अफगानिस्तान भारत क्रिकेट श्रृंखला 2026। तो जून 2026 में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने एक टेस्ट मैच व 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला खेलने के लिए भारत का दौरा पर आई। टेस्ट मैच विजेता रहे भारत और T20 श्रृंखला में भी विजेता भारत ही रहे 3-0 से। ओडीआई श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए शुभमन गिल, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड भारत महिला T20 श्रृंखला 2026। तो जून 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड गई थी और श्रृंखला के विजेता रहे इंग्लैंड 2-1 से। इस श्रृंखला में हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026। तो 29 मई से 6 जून 2026 को एशियन हॉकी फेडरेशन के तत्वावधान में पुरुषों व महिला वर्ग के अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का छठा संस्करण जापान में काकामी गाहर में खेला गया। विजेता रहा भारत 4-1 से। उप विजेता रहा जापान। और भारत ने तीसरी बार एशियाई अंडर 18 हॉकी का यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में महिला वर्ग के तीसरे स्थान पर रही भारतीय टीम कांस्य पदक जीत सकी। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता है चीन और उप विजेता रहे जापान। नेक्स्ट है महिलाओं की एशियाई सैफ फुटबॉल भारत छठी बार विजेता। तो देखिए जून 2026 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ के तत्वावधान में सैफ महिला एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप गोवा में खेली गई। भारत की महिला टीम ने रिकॉर्ड छठवीं बार यह खिताब जीता है। उप विजेता है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के अतिरिक्त भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव की टीम इस टूर्नामेंट में शामिल थी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2026 में। ठीक है, फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2026 देखा जाए
तो 24 मई से 7 जून 2026 को वर्ष 2026 के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रांसीसी ओपन का आयोजन हुआ है पेरिस में, रोला गैरो में। ठीक है, रोला गैरो स्टेडियम में हुआ, जो कि 24 मई से 7 जून 2026 को हुआ। पेरिस के विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता और विजेताओं की लिस्ट है। पुरुष एकल में विजेता रहे अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के, उप विजेता रहे फ्लैवियो कोबोली इटली के। महिला एकल में विजेता है मीरा अंद्रीवा रूस के, उप विजेता है माजा चुआलिस्का पोलैंड के। पुरुष युगल में विजेता है मार्सेल ग्रेनोलेड्स स्पेन के और होरिसियो जेबालोस अर्जेंटीना के। और उप विजेता रहे हैरी हेलियोवोरा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के। महिला युगल में विजेता है कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के, उसके साथ है टेलर टाउनसेंड अमेरिका के। उप विजेता रहे अन्ना डानी लीना कजाकिस्तान के और अलेक्जेंड्रा क्रुनिक सर्बिया के। मिश्रित युगल में विजेता रहे सारा ईरानी और आंद्रिया वावसोरी, दोनों इटली के हैं। और उप विजेता रहे गैब्रियल ड्रोवास्की कनाडा के और इवान किंग अमेरिका के। नेक्स्ट है एशियाई युगल स्क्वाश चैंपियनशिप 2026। देखा जाए तो 21 जून को भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मलेशिया के सारावाक में संपन्न तीसरी एशियाई युगल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के युगल खिताब पर कब्जा बरकरार रखा। उप विजेता जोड़ी रहा नासिर इकबाल और नूर जमाल पाकिस्तान के। भारत के जोशना चिनप्पा और राधिका सीलन की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट की महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। मिश्रित युगल में भी भारत की जोड़ी वेलावन सेंथिल कुमार जोशना चिनप्पा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीते। देखा जाए तो 4 से 8 जून 2026 को अहमदाबाद में विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप संपन्न हुई। योगासन भारत द्वारा वर्ल्ड योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से आयोजित की गई और इस चैंपियनशिप में 79 देशों ने कुल मिलाकर 522 एथलीट्स भाग लिया था। इनमें 31 देश कोई ना कोई पदक जीतने में सफल रहा है, जबकि 10 देशों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, देखा जाए पदक तालिका में तो पहले स्थान पे भारत है, जो कुल 102 स्वर्ण पदक जीत चुका है। रजत 9 और कांस्य मात्र 3, यानी टोटल 114 पदक के साथ भारत पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे जापान है, जिसने 3 स्वर्ण जीता है, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 11 पदक जीता है और दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे अर्जेंटीना, चौथे पे सिंगापुर, पांचवें पे नेपाल, उज्बेकिस्तान छठे पे, जाम्बिया सातवें पे, इंडोनेशिया आठवें पे, रूस नौवें पे और अमेरिका 10वें पे। ठीक है, 10 टीम ऐसी है, 10 देश ऐसे हैं जो किसी न किसी ने एक स्वर्ण पदक जरूर जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2026। तो 18 से 21 जून को वर्ष 2026 का तीसरा मेजर गोल्फ टूर्नामेंट यूएस ओपन साउथहैम्पटन में खेला गया। विजेता रहे विंगम क्लार्क जो कि 32 वर्षीय अमेरिकी गोल्फर है। मई 2026 में वर्ष के दूसरे गोल्फ मेजर पीजीए चैंपियनशिप में ब्रिटेन के आरोन राय विजेता रहे। चौथा मेजर टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश चैंपियनशिप जुलाई 2026 में ब्रिटेन में खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जून 2026 में 3 फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, बार्सिलोना कैटालुनिया ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ। 7 जून को मोंटे कार्लो में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेस का आयोजन हुआ था। विजेता था एंड्रिया किमी एंटोनेल जो कि मर्सिडीज टीम के हैं और दूसरा स्थान रहा था लुइस हैमिल्टन का जो कि फेरारी का है। फिर 14 जून को स्पेन में बार्सिलोना कैटालोनिया सर्किट में बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रैंड प्रिक्स संपन्न हुआ। विजेता था लुइस हैमिल्टन फेरारी टीम का। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जीता और दूसरा स्थान पर रहा जी रसेल मर्सिडीज टीम के। फिर 28 जून को तीसरा हुआ आपको ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स संपन्न, जो कि विजेता रहा है जी रसेल मर्सिडीज टीम के और उप विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। वीडियो को शेयर करें जमकर, वीडियो काफी मेहनत से बनती है। पूरे वीडियो को प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें
और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।